Hello everyone, welcome to my channel. My name is Aparna. In today's video, we are going to continue with our chapter. So let's start. Nationalism in Asia. Japan. Japan is considered to be the first Asian country to establish a nation state. But interestingly, like in Germany, it was the king who promoted nationalism in Japan. Japan was ruled by an emperor, but after the 12th century, actual power lay in the hands of the powerful military generals called the shogun. The, the Tokugawa family established their shogunate from 1603 until 1867. During this period, Japan was divided into over 250 feudal provinces that were ruled by the feudal government. But the emperor was a ruler only in name, with the shogun exercising authority. देखिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पर जापान जो है वो पहली एशियन कंट्री है जिसने नेशन स्टेट जो थे वो स्टैब्लिश किए थे। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जर्मनी की ही तरह जो वहाँ का किंग था उसने ही नेशनलिज्म जापान में प्रमोट की थी। जापान जो है वो एम्परर द्वारा रूल किया जाता है, लेकिन 12th सेंचुरी के बाद में जो एक्चुअल पावर थी वो वहाँ की पावरफुल मिलिट्री जनरल जिनका नाम था शागुन उनके ऊपर डिपेंड करती थी। ठीक है, जो तोकागुआ फैमिली है उन्होंने शागुनेट जो है वो 1603 से 1867 के बीच पे 1603 से 1867 में रूल किया था। ठीक है, इस पीरियड के दौरान जो जापान था वो करीब 250 फ्यूडल प्रोविंसेस में डिवाइडेड था, जो कि फ्यूडल गवर्नमेंट वहां पर रूल कर रही थी। लेकिन जो एम्परर था वो रूलर था सिर्फ और सिर्फ नाम के लिए, बाकी जो भी अथॉरिटी थी वो शगुन एक्सरसाइजेस की पास थी। The feudal lords lived in palaces and the warriors who fought in their armies were called samurai. They were paid paddy for their livelihood. They also enjoyed several legal privileges and entitlements. The peasants, देखिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, सबसे पहले जो फ्यूडल लॉर्ड्स थे वो पैलेस पे और वॉरियर्स पैलेस पे रहते थे, और जो वॉरियर्स उनके लिए उनकी आर्मी में लड़ते थे उनको समुराई कहा जाता था। उनको पैडी दी जाती थी अपने लाइवलीहुड, अपनी ज़िंदगी चलाने के लिए, और साथ में उनको बहुत सारे लीगल प्रिविलेजेस मिलते थे और कुछ एंटाइटलमेंट्स भी मिला करते थे। The peasants in the villages farmed the land of the feudal lords and paid a large portion of their harvest as rent. The rent made up around 80% of the value of the harvest. In addition, the peasants had to do compulsory service for the government whenever required. They were not allowed to leave their lands and go anywhere without permission. Most of them were forced to take loans from traders at high interest rates to meet their family expenses. The moneylenders were thus able to establish their rights over the land of the tenants. These conditions of indebtedness and poverty led to peasants' revolt in the 19th century, and that shook the foundation of the feudal empire. देखिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, जो पीसेंट्स थे विलेज में वो वहाँ के लैंड को फार्म किया करते थे, विलेजेस की जो लैंड है उनको फार्म किया करते थे, और काफ़ी बड़ा पोर्शन जो है उनके हार्वेस्ट का वो रेंट के तौर पे, मतलब फ्यूडल लॉर्ड्स के जो लैंड थे उनके ऊपर पीसेंट्स वर्क करते थे और काफ़ी बड़ा पोर्शन उनके हार्वेस्ट का एज रेंट के तौर पे दिया करते थे। जो रेंट था वो करीब 80% के अराउंड वैल्यू थी उस हार्वेस्ट की, मतलब 80% अराउंड उनको क्या देना पड़ता था, रेंट के तौर पे देना पड़ता था। इसके अलावा जो पीसेंट्स थे उनको कंपलसरी गवर्नमेंट की सर्विस करनी पड़ती थी। जब भी रिक्वायर्ड होगी तो उनको क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट सर्विस वहाँ पर करनी पड़ेगी, मतलब वहाँ पर फ्यूडल लॉर्ड्स के लिए काम करने पड़ेंगे। उनको अपनी ज़मीन छोड़कर कहीं भी दूसरे जगह जाना अलाउड नहीं होता था। ज़्यादातर क्या किया जाता था, वहाँ पर ट्रेडर से लोन ले लिए जाते थे काफ़ी ज़्यादा हाई इंटरेस्ट रेट पे, ताकि वो उनके फैमिली एक्सपेंस को क्या कर सके, मीट कर सके। लेकिन जो मनी लेंडर्स थे, ठीक है, लेकिन वो मतलब वहाँ पर वो उस लोन को पटा नहीं पाते थे, पे नहीं कर पाते थे। तो जो मनी लेंडर्स थे, क्योंकि वो उनको पे नहीं कर पा रहे हैं, तो जो मनी लेंडर्स थे वो वहाँ पर उनके लैंड को ले लेते थे। अब यहाँ पर ऐसे ये जो इंडेप्टनेस की कंडीशन थी, पॉवर्टी क्या हो गई, इसे बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी, और सभी के सभी जो पीसेंट्स थे वो डेप्ट में आ गए थे, कर्जे में आ गए थे, जिसकी वजह से
19th सेंचुरी में उन्होंने रिवॉल्ट कर दिया और जो फ्यूडल एम्पायर की जो फाउंडेशन थी वो यहाँ पर क्या हो गई, हिल गई थी। The traders and merchants also had emerged as a wealthy class during this period. Even the feudal lords and the shogun took loans from them when the need arose, but they had little political power or influence. देखिए, जो ट्रेडर्स और मर्चेंट्स थे वो भी वेल्दी क्लास में आते थे। इस पीरियड के दौरान क्या था, वो भी वेल्दी क्लास पे आते थे, लेकिन उसके बाद में जो फ्यूडल लॉर्ड्स थे और जो शागुन थे उन्होंने क्या किया, लोन्स लेना स्टार्ट कर दिया जब भी उनको ज़रूरत थी। लेकिन क्योंकि मतलब वहाँ पर क्या था, उनके उनके पॉलिटिकल पावर और इन्फ्लुएंस के कारण से वो यहाँ पर लोन ले लिया करते थे। Many of the samurai were able administrators and intellectuals. They came in contact with European merchants and began learning European languages, science, etc. This was the class that took up द टास्क ऑफ ब्रिंगिंग चेंज इन जापान। तो ये बहुत सारे जो समुराय थे वो वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर वर्क और इंटेलेक्चुअल वर्क करने के लायक थे। तो जब वो यूरोपियन मर्चेंट के कांटेक्ट में आए तो वहाँ पर उन्होंने यूरोपियन लैंग्वेज सीखना स्टार्ट किया, यूरोपियन लैंग्वेज और साथ में साइंस सीखना स्टार्ट किया। ये वो क्लास था जहाँ पर से जापान में, मतलब इस क्लास के लोगों की वजह से क्या हुआ, जापान में चेंज आना स्टार्ट हुआ। The fall of the shogun and the restoration of Emperor Meiji. During the 18th and 19th centuries, the Western countries were establishing their colonial empires in India and China. To save their country from this colonization, the Japan shogun decided to stop all trade with Western countries and sever all ties with them in 1824. But this policy could not be implemented for long. In 1853, America sent Commodore Perry with a naval squadron to negotiate a trade treaty with the Japanese government. Following some minor skirmishes, Japan was forced to sign a treaty with America. देखिए क्या हो गया यहाँ पर, 18th और 19th सेंचुरी के दौरान जो वेस्टर्न कंट्रीज थे वो अपनी कॉलोनियल एम्पायर जो है वो इंडिया और चाइना में बनाना चाहते थे। अब उनकी अपनी कंट्री को सेव करने के लिए, मतलब जापान ने अपनी कंट्री को सेव करने के लिए, कॉलोनाइजेशन से बचाने के लिए जितने भी ट्रेड्स थे वेस्टर्न कंट्री के साथ में और जो भी टाइज थी बाकी दूसरे वेस्टर्न कंट्री के साथ में, उनको क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया 1824 में। लेकिन ये जो पॉलिसी थी वो बहुत टाइम तक इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई। 1853 में अमेरिका ने कम्बोडर पेरी को सेंड किया, जो कि एक नेवल स्क्वाड्रन थे, ताकि वो नेगोशिएट कर पाए एक ट्रेड ट्रीटी जापानीज गवर्नमेंट के साथ में। इसके अलावा मतलब यहाँ पर क्या हुआ था, जो कुछ जापान, मतलब यहाँ पर क्या हो गया था, जापान फोर्स्ड हो गया था, काफ़ी ज़्यादा जापान को फोर्स किया गया कि वो अमेरिका के साथ में ट्रीटी साइन करे। The Japanese people were generally unhappy with the shogun, but their opposition grew after Perry arrived and got the Japanese to capitulate and sign the treaty. In 1868, the samurais launched an armed rebellion with the help of many feudal lords and rich merchants to overthrow the shogun. They were victorious and they invited Emperor Meiji to assume power. They believed Japan would unite under the emperor and become a powerful nation that could challenge the western countries. जो जापानीज पीपल थे वो शागुन से खुश नहीं थे और उनका जो अपोजिशन था वो और ज़्यादा बढ़ गया जब पेरी जो है वो अराइव हुआ था और जापानीज लोगों को वहाँ पर फोर्सफुली ट्रीटी वहाँ पर साइन करनी पड़ी थी। तो उसके बाद में जो जापानीज में जो लोग थे, जापानीज लोग जो थे वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा अपोज करने लगे उन गवर्नमेंट को। 1868 में जो सामुराइज थे उन्होंने आर्म्ड रिबेलियन लॉन्च किया, मतलब कुछ फ्यूडल लैंडलॉर्ड्स और रिच मर्चेंट्स के साथ में उन्होंने शागुन के ऊपर में क्या किया, आर्म्ड रिबेलियन लॉन्च कर दिया था। इसके बाद में वो जीत गए और फिर उन्होंने एम्परर मेजी को बुलाया ताकि वो अपने पावर को क्या कर सके, फिर से एज्यूम कर सके। अब यहाँ पर उनका मानना था, जो जापान के जो लोग थे उनका मानना था कि जो एम्परर है, एम्परर के अंडर में ही हमारा जो नेशन है वो, उनका जो नेशन है वो क्या रहेगा, पावरफुल नेशन बनेगा और
पावरफुल नेशन बनेगा और साथ में वेस्टर्न कंट्री को वो चैलेंज कर सकता है. The new government took some revolutionary initiatives. At that time, the feudal lords were independently ruling their territories. This system was abolished and a central government was established, with all its officials reporting to the emperor. But the emperor was careful not to annoy the feudal lords too much. He included them and their followers in the new administrative system. देखिए क्या हो गया, जो नई गवर्नमेंट थी उन्होंने उन्होंने क्या किया, कुछ रेवोल्यूशनरी इनिशिएटिव्स लिए. उस वक्त पे जो फ्यूडल लॉर्ड्स थे वो काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंटली रूल कर रहे थे और अपनी अपनी टेरिटरी पे. इस सिस्टम को अबॉलिश कर दिया गया और एक सेंट्रल गवर्नमेंट बनाई गई. ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाई गई और जितने भी रिपोर्टिंग थी वो वहाँ पर एम्परर को की जाने लगी. लेकिन जो एम्परर थे वो काफ़ी ज़्यादा केयरफुल थे कि वो पूरे तरीके से फ्यूडल लॉर्ड्स को अनॉय मत करें, परेशान ना करें, बहुत ज़्यादा इरिटेट ना करें. उन्होंने क्या किया, फ्यूडल लॉर्ड्स को भी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में इंक्लूड कर लिया और उनके फॉलोअर्स को भी इंक्लूड कर लिया था. द सेकेंड इम्पॉर्टेंट स्टेप वॉज टू अबॉलिश द सिस्टम ऑफ टेनेंसी rents paid to the feudal lords. The state now began to collect the rents directly from the peasants. The feudal lords were compensated with cash pensions. They may have lost their power under the new system, but they emerged as a wealthy class because of the generous pensions. They now had a job in the government as well as the wealth as they began investing in trade and industry. Japan began industrializing rapidly as a result in the hope of becoming an industrial power. जो सेकेंड इम्पॉर्टेंट स्टेप नई गवर्नमेंट ने लिया वो था जो टेनेंसी सिस्टम था. जो टेंडेंट्स थे वो क्या करते थे, जो फार्मर टेंडेंट्स थे वो पे करते थे रेंट फ्यूडल लॉर्ड्स को. तो ये जो सिस्टम था वो पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया गया और अब जो पीसेंट्स थे उनको फ्यूडल लॉर्ड्स को ही डायरेक्टली पे करना पड़ता था. रेंट्स जो है वो डायरेक्टली एम्परर को पे करना पड़ता था. जो फ्यूडल लॉर्ड्स थे उनको उसके बाद में कैश पेंशन्स जो है वो दी जाती थी, जिसकी वजह से यहाँ पर उनको उनकी जो पावर थी वो ख़त्म हो गई थी. लेकिन उसके बावजूद वो एक वेल्दी क्लास में क्या हो रहे थे, एमर्ज हो रहे थे, क्योंकि उनको बहुत जनरस पेंशन मिल जाती थी. अब यहाँ पर क्योंकि उनके पास में एक गवर्नमेंट की जॉब थी, साथ में पैसे भी थे, तो वो ट्रेडिंग और इंडस्ट्री में वो इन्वेस्ट करने लगे. जापान धीरे धीरे इंडस्ट्रियलाइज करने लगा और एक इंडस्ट्रियल पावर बनने लगा. मतलब इंडस्ट्रियल एक होप थी कि वो क्या बन जाए, जल्द ही एक इंडस्ट्रियल पावर बन जाए. Another important step was to make all people equal under the law. This initiative effectively put an end on the special rights and privilege enjoyed by social classes like the samurai. नेक्स्ट स्टेप जो था, नई गवर्नमेंट ने ये क्या किया, सभी लोगों को लॉ के अंडर में क्या किया, सभी लोगों को इक्वल कर दिया. ये जो इनिशिएटिव था वो पूरे तरीके से जो स्पेशल प्रिविलेज मिल रहा था या स्पेशल राइट्स जिनके पास था वो उनको क्या कर दिया, पूरे तरीके से ख़त्म कर दिया. जैसे कि एग्जांपल के तौर पे जैसे समुराई लोग क्या कर रहे थे, वहाँ पर स्पेशल प्रिविलेज ले रहे थे, तो ऐसे लोगों के लिए लॉ के अंडर में सब चीज़ क्या हो गई, सब चीज़ सभी के लिए इक्वल हो गई. जो लॉ था वो सभी के लिए इक्वल कर दिया गया. The Japanese mission visited European countries and America in 1882 to study their constitutions and prepare a report. The Constitutional Study Mission presented its recommendations to the emperor. A committee of experts was set up to draft the constitution. This committee did not hold any public hearings to discuss the constitution or talk to the common people to get their views. The new constitution was promulgated in 1889 and came to be known as the Meiji Constitution. It was basically modeled on the German Constitution of Bismarck. जो जापानीज मिशन था यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिका को विजिट करने का 1882 में, वो था उनके कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी करना और एक रिपोर्ट तैयार करना. जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टडी मिशन था उसमें उसको प्रेजेंट किया गया अपने रिकमेंडेशंस के साथ में एम्परर के पास में, और एक कमेटी, एक्सपर्ट्स की कमेटी बनाई गई ताकि वो वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट कर सके. ये जो कमेटी थी उन्होंने क्या किया, कोई भी पब्लिक हियरिंग्स नहीं ली और ना ही कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कॉमन पीपल से क्या जाना, उनके व्यूज़ जाने.
नया कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो यहाँ पर बन गया 1889 के आसपास में, जिसको मेजी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाने लगा, जो कि बेसिकली क्या था, जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिस्मार्क के मॉडल के ऊपर था बेसिकली, ठीक है। The Meiji Constitution stated that it was the emperor's gift to the people, which implemented he was gifting power to the people. But it also clearly said that the emperor was supreme and all powers resided in him. Authority was concentrated in the emperor and the cabinet of ministers appointed by him. It also said the emperor will conduct the affairs of the state in accordance with the constitution. It had a provision for an elected parliament, but the right to vote was given only to the people with property. Moreover, the role of the parliament was limited. The constitution also conferred rights on the people such as equality before the law, freedom of religion, constitutional welfare, punishment only through a legal process, etc. But the right to freedom was limited. देखिए, जो मेजी कॉन्स्टिट्यूशन था वो ये कह रहा, वो उनको कॉमन लोगों को ये बताया जा रहा था कि ये मेजी गवर्नमेंट की तरफ से, मेजी गवर्नमेंट एम्परर की तरफ से लोगों के लिए गिफ्ट है, ठीक है, लोगों के लिए गिफ्ट है, और लोगों को क्या दिया जा रहा है, इसमें पावर दिया जा रहा है, कॉमन पीपल को पावर दिया जा रहा है। लेकिन ये चीज क्लियर थी कि जो एम्परर था वो क्या था, सबसे ज्यादा सुप्रीम था, और सभी पावर जो है उन्हीं के पास में होती थी। अथॉरिटी जो थी एम्परर के पास में होती थी, और जो कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स थे वो एम्परर द्वारा ही अपॉइंट किए जाते थे। साथ में जो एम्परर है, ठीक है, ऐसा ऐसा कहा जा रहा था कि जो एम्परर है वो वहां पर जो अफेयर्स हैं अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन के जो अफेयर्स है वो अपने अकॉर्डिंग कंडक्ट करवा सकता है। साथ में देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि जो पार्लियामेंट में जो इलेक्शन थे, ठीक है, पार्लियामेंट में जो इलेक्शन होते थे वो भी क्या है, राइट टू वोट जो जो अधिकार था वो सिर्फ और सिर्फ ऐसे लोगों को दिया गया जिनके पास में प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो रोल ऑफ पार्लियामेंट था वो भी क्या था, लिमिटेड था। और जो कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पर राइट्स के बारे में जो लोगों को जो राइट्स मिले थे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा वो था आपका इक्वालिटी बिफोर लॉ, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कॉन्स्टिट्यूशनल वेलफेयर, पनिशमेंट ओनली थ्रू अ लीगल प्रोसेस, ये सारे जो थे वो उनके राइट्स थे। लेकिन राइट टू फ्रीडम जो था वो क्या था, लिमिटेड था। नेक्स्ट क्लास पे हम पढ़ेंगे द नेशनलिस्ट मूवमेंट इन इंडिया। थैंक यू।